Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss the second chapter in history for class 8 of DAV school, and the chapter is establishment of company rule in India. Company means establishment of the rule of East India Company in India, how it happened, so that we are going to discuss in this video. We all know that sea route to India was discovered by Vasco da Gama. Vasco da Gama, who reached to India through sea route, which was discovered by him in 1498, and he reached to Calicut. He was welcomed by the Indian ruler, and when he was going back to his own country, the Indian king gave him black pepper, काली मिर्च, जिसको हम लोग कहेंगे गोलकी भी कहते हैं, पूरे शिप में, और वास्को डी गामा ने जाके उसको यूरोपियन मार्केट में बेचा. एंड आफ्टर सेलिंग दैट ब्लैक पीपर ही गॉट 60 टाइम्स प्रॉफिट. और इस चीज ने पूरे यूरोप में हंगामा मचा दिया और ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया की ओर चल पड़ी. और उन ट्रेडिंग कंपनीज में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसमें पोर्टुगीज, स्पेन, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, ये कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट थी. और जब वो इंडिया में आई, यूरोपियन कंपनी आई, तो इंडिया में एक नया टाइम स्टार्ट हुआ. इंडिया में इंपीरियलिज्म का इंपैक्ट पड़ा, एक गुलामी का दौर इंडिया में चालू हुआ. वो इट हैपेंड सो, क्या रीजन थे इसके? इंडिया के गुलाम होने के सारे रीजन उसके पॉलिटिकल कंडीशन में छिपे हैं. वो ऐसा टाइम था 18th सेंचुरी में जब इंडिया में मुगल एम्पायर, जो एक जमाने में बड़ा ही स्ट्रांग एम्पायर था, वो डिक्लाइन कर रहा था. जब तक औरंगजेब रूलर था तब तक तो कंडीशन कंट्रोल में था और एक स्ट्रांग सेंट्रल पावर के रूप में मुगल एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था. लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद उसके जो सक्सेसर्स आए वो बड़े वीक और इनकेपेबल थे. वो पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, मुगल एम्पायर को स्ट्रांग नहीं रख पाए. एंड द रिजल्ट वाज दैट स्ट्रांग मुगल एम्पायर वाज कन्फाइंड टू द दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. एंड दैट मुगल एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू वेरियस स्मॉल किंगडम्स, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम में मुगल एम्पायर बट गया. और इन सारे छोटे किंगडम्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. इसके साथ साथ बहुत सारे इंडियन रूलर्स जैसे मराठाज, राजपूत, सिख, जाट, इन लोगों ने भी अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए और इंडिया कई छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया. तो ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गया जहां पर इंडिया में इंपीरियलिज्म का एक नया दौर स्टार्ट हो रहा था. जितनी कंपनीज आई इंडिया में, दे इस्टैब्लिश देयर ट्रेड सेंटर इन द कोस्टल एरियाज. शायद उनके लिए यह आसान था, वो चूंकि सी रूट से आ रही थी तो उनके लिए कोस्टल एरिया में ट्रेड सेंटर्स स्टैब्लिश करना आसान था. एंड देयर ट्रेड सेंटर्स वेयर कॉल्ड फैक्ट्रीज. The place where the factors
means officers worked, that was called factories. उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली. What was their aim? Why they established their factory? Because they wanted to take the Indian goods to the European and American market to earn huge profit. इंडिया से जो वो चीजें ले जाना चाहते थे उसमें कॉटन टेक्सटाइल और सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, मसाले, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे. इंपॉर्टेंट इंडियन गुड्स थे जिसको यूरोपियन अपने यूरोप में ले जाना चाहते थे और जिसको यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में बेच के वो बहुत प्रॉफिट कमाना चाहते थे. ये काम उन्होंने किया. बहुत सारी यूरोपियन कंपनी ये सोच के आई थी कि उनको उतना ही फायदा होगा जितना कभी वास्को डी गामा को फायदा हुआ था. लेकिन जब बहुत सारी कंपनीज आ गई और वो प्रॉफिट शेयर करने को तैयार नहीं थी तो उनमें आपस में भी झगड़े बढ़े, राइवलरीज बढ़ी और धीरे धीरे जो कंपनीज यहां टिक नहीं पाई, जैसे स्पेन, डच, ये लोग टिक नहीं पाए, डेनमार्क की कंपनी टिक नहीं पाई, वो यहां से इंडिया से वापस चले गए. ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड, वो यहां रुक गई. और ये शायद वर्ल्ड की बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतने बड़े देश इंडिया को अपना गुलाम बना लिया. ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी से काम लिया. उन्होंने पहले लोकल रूलर से फ्रेंडशिप की अपने फायदे के लिए. वहां उनको देखना था अपने कि ट्रेड में क्या फायदा हो रहा है. इंडियन रूलर्स ने भी उनका साथ लिया, उनके पीछे भी उनका स्वार्थ था. वो चाहते थे कि उनके जो दूसरे दुश्मन हैं, जो इंडियन रूलर जिनके बीच में राइवलरी चल रही थी, उसको हराने में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ लें. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका भी फायदा उठाया. उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एडॉप्ट किया, इंडिया को और भी डिवाइड किया और भी बांटा. सारे इंडियन रूलर्स को अपने हाथ में एक पपेट और कठपुतली बना दिया और उन्होंने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया. लेकिन यहां एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे और हाउ डिड अ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इंपीरियल पावर. कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी इंपीरियल पावर बन गई, क्या उसने किया कि वो इंपीरियल पावर बन गई. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट था वो था उसका ट्रेड, और उसको बचाने के लिए, अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो ट्रेडिंग कंपनी एक इंपीरियल पावर के रूप में उसका एग्जिस्टेंस हो गया. और उसने धीरे धीरे इंडियन रूलर्स को अपने कंट्रोल में लेना चालू किया. लेकिन इतना आसान नहीं था उसके लिए, क्योंकि उसका सबसे पहले जो मुकाबला था उसका दूसरे यूरोपियन कंट्री से आई ट्रेडिंग कंपनी से उसका मुकाबला था. और उसको हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रांग किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को बहुत ही स्ट्रांग किया. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली चाहती थी, ट्रेड में मोनोपोली चाहती थी. और जब उसके मिलिट्री पावर उसका काफी स्ट्रांग हो गया, मिलिट्री पावर, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स काफी स्ट्रांग हो गए, तो धीरे धीरे उस कंपनी ने इंडियन स्टेट्स पे अपना कंट्रोल करना चालू किया और उसने अपना एक गवर्नमेंट, ऑक्सिलरी गवर्नमेंट
बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में स्टैब्लिश कर दिया और वो एक कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी एक इंपीरियल कंपनी बन गई। लेकिन अभी उसका मुकाबला इंडिया में फ्रेंच कंपनी के साथ था, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे, दोनों ही जल्दी हार मानने को तैयार नहीं थे और दोनों ये चाहते थे कि इंडिया पे उनका अकेला रूल हो। और ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक दोनों में वार नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट यही था कि वो इंडियन मार्केट पे कब्जा करें, चीपेस्ट पॉसिबल रेट पे यहां से इंडियन गुड्स खरीदें और उसको ह्यूज प्रॉफिट लेके यूरोपियन मार्केट में बेचें। और इसके लिए दोनों कंपनीज में इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनी में मुकाबला था और यह फैसला सिर्फ युद्ध से हो सकता था, जो कि कर्नाटक वार से हुआ, जिसमें 3 कर्नाटक वार लड़े गए। उसके बाद ही यह फैसला हो पाया कि कौन सी कंपनी यहां पर टिकेगी और कौन सी कंपनी यहां से जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग कर्नाटक वार को डिस्कस करेंगे, जो इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी। लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।